फर्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट रहेगा सबसे पहले। परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। देखो अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ चित्र पूछ लेगा कि पराग कण का पराग कण की अनुप्रस्थ काट का पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो सचित्र वर्णन कीजिए। बस इतना सा डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पर सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है और वहां पर आपको थ्योरी भी लिखनी है। ठीक है, तो पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं नामांकित क्या है। भाई आप जो डायग्राम बनाओगे उसके आपको नाम भी लिखने, नाम भी अंकित करने हैं। नामांकित यानी कि डायग्राम के साथ साथ उसके नाम भी आपको लिखने हैं, इसीलिए दे रखा होता है कि नामांकित चित्र बनाइए। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ा कर हैं तो ये मुझे मैं अपनी तरफ से जो डेली क्लास करते हैं उन बच्चों को बोल रही हूँ कि मुझे कहना नहीं पड़ा करे कि लाइक और शेयर कर दो। आप ही लोग बोल दिया करो, जो बच्चे नए जुड़ते हैं कि सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दिया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा भ्रूणपोष व भ्रूणकोश में अंतर। ठीक है, भ्रूणकोश व भ्रूणपोष में अंतर। देखिए अगर परागकोश की अनुप्रस्थ काट का अगर डायग्राम की बात है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते चल रही हूँ साथ साथ में। ये आपको कराया था, 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, फिर मिडिल लेयर। ये तो हो गई परागकोश की अनुप्रस्थ काट की बाहर वाली 3 लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर। उसके अंदर होगा टेपिटम, और टेपिटम के अंदर क्या होंगे हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल या कहेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होंगी, जो कि आगे वृद्धि करके क्या बनाएंगी, परागकणों में विकसित हो जाएंगी। ठीक है, इस यहां पर आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन है पर ये भी पूछ लेता है, स्वपरागण व परपरागण में अंतर। स्वपरागण व परपरागण में अंतर। सभी को पता है स्वपरागण परपरागण में अंतर, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, मैं बोल तो रही हूँ, एक भी जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं होगा जो हमने आपको नहीं कराया है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो वो हम आपको बिल्कुल कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपको अनिषेक फलन, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिषेक फलन व अनिषेक जनन में अंतर। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बता दे रही हूं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। देखो अनिषेक फलन का मतलब होता है जहां बिना निषेचन के फल बन के तैयार हो जाए, उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। और अनिषेक जनन, जहां नॉर्मली क्या देखा है आपने कि निषेचन के बाद ही जनन होता है, लेकिन यहां पर अनिषेक जनन में क्या होता है, बिना निषेचन के, ध्यान से सुने, बिना निषेचन के ही युग्मक से जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल है इसका हनी बी, याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो हनी बी में जो मेल होता है, जो ड्रोन होता है, वो कैसे बनता है? अनफर्टिलाइज एग से, अनिषेचित अंडे से बनता है। तो उसी को तो हम कहते हैं अनिषेक जनन। अगर ये क्वेश्चन अलग से भी आ जाए कि अनिषेक जनन को उदाहरण सहित समझाइए, तो उदाहरण में आप लिख दोगे हनी बी, हनी बी ब्रैकेट में ड्रोन, यानी कि मेल जो होता है हनी बी में वो अनफर्टिलाइज एग से बना हुआ होता है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग धीरज, एलन, रुखसाना, जो बच्चे अभी जुड़े हैं। बिना निषेचन के फन बनना, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलें सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा, द्विनिषेचन व त्रिनिषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है द्विनिषेचन व त्रिनिषेचन। त्रिनिषेचन कह देंगे या हम कह देंगे त्रिसमकेनन, समकेनन करके, या वो पूछ लेता है त्रिसंलयन। हाँ, द्विनिषेचन व त्रिसंलयन। त्रिसंलयन वर्ड इजी रहेगा, त्रिसंलयन को समझाइए। इसको हल्का सा मैं आपको बता दे रही हूं। द्विनिषेचन कहाँ होता है? जब दो परागकण की नलिका जब विकसित होती है और उससे दो नर युग्मक आकर अंडाशय में जाते हैं, तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से और दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय कोशिका से, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई से आके कनेक्ट होता है, फ्यूज होता है, तो उसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। त्रिसंलयन यानी कि जो द्विध्रुवीय कोशिका है उससे जब एक नर युग्मक आ जाता है, एक नर युग्मक फ्यूज हो जाता है, तो उसे हम त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। कोश की परिपक्व व स्फुटित अवस्था का नामांकित चित्र। पराग कोश की परिपक्व, थोड़ा सा डायग्राम भी बता दूंगी आपको। परिपक्व व स्फुटित अवस्था का नामांकित चित्र। अवस्था का नामांकित चित्र। इसमें आपको बताना है कि जो पराग कोश है, रुकिए जरा, मैं इसका हल्का सा डायग्राम बता दे रही हूं आपको। ठीक है, इसका डायग्राम रहेगा ये वाला, यानी कि क्या कह रहा है? परिपक्व व स्फुटित, यानी कि जो लेयर यहां से फूट जाएगी, स्फुटित मतलब फटना उस लेयर का या टूट जाना। ठीक है, उस लेयर का टूट जाना या फट जाना। ठीक है, इसमें अंदर 3 लेयर रहती हैं, सभी को पता है आपको। अभी बताया था कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। ठीक है, अब स्फुटित यानी कि इसके अंदर जो पराग कण रहेंगे वो बाहर निकलेंगे। यही तो दे रखा, परिपक्व व स्फुटित अवस्था का नामांकित चित्र। तो स्फुटित अवस्था कौन सी हुई? जब ये तीनों लेयर जो यहाँ से जुड़ी हुई थी ये यहाँ से टूट गई, तो क्या हुआ? परागकण कहाँ आ गए? बाहर आ गए। क्या है ये? परागकण है। ठीक है, ये तीनों लेयर कौन सी है? पहली वाली कौन सी है? एपिडर्मिस है। बीच वाली कौन सी है? एंडोथीशियम है। एंडोथीशियम। और सबसे अंदर वाली कौन सी है? ये वाली, ये है मिडिल लेयर। ठीक है, ये कौन सी है? मिडिल लेयर। और इसके अंदर टेपिटम वगैरह आ जाएगा। तो ये रहेगा स्फुटित का डायग्राम। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने।
रुकिएगा एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। देखो इसका मैंने डायग्राम इसलिए बना दिया है आप लोगों के लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि परागकण की अनुप्रस्थ काट और परागकण का स्फुटित अवस्था का डायग्राम। तो स्फुटित अवस्था का डायग्राम ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। लैंगिक व अलैंगिक जनन शॉर्ट में तो नहीं पूछेगा, एक ही पूछ लेगा आपको। लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस तो दोनों में ही पता होना चाहिए और पता होगा। लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। कुछ बच्चे जो मस्तीखोर होते हैं, जब उनको क्वेश्चन बताए जाएं तो उनके आंसर कैसे आते हैं। जब मैं बोलूँ ना लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, मैम हम कुछ नहीं समझते। पर जब एग्जाम आ जाएंगे ना तब कहेंगे मैम अब बता दीजिए, कुछ समझा दीजिए हमें। तब फिर पता चलता है कि हाँ जब मैम कह रही थी तब हमने सुना नहीं, अब टाइम नहीं बचा तो अब क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरा की परिभाषा व 2 कार्य बताइए। अपरा की परिभाषा व 2 कार्य बताइए। ठीक है, अपरा आपको पता है, अपरा किसे कहते हैं, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। प्लेसेंटा को हम अपरा कहते हैं। अपरा की परिभाषा पूछी है और 2 कार्य पूछे हैं, कार्य बता देते हैं। जो प्लेसेंटा होता है कहाँ होता है भाई, माँ का जो गर्भ होता है, जो यूटेरस होता है वहाँ होता है। और इसका काम क्या होता है, जो भ्रूण डेवलप हो रहा है, जो माँ के पेट में जो बच्चा डेवलप होता है उसको पोषण व ऑक्सीजन प्रदान कराना अपरा का कार्य होता है। ठीक है, ये तो मैंने इसका तो डायग्राम भी आप लोगों को कई बार बता दिया है अपरा का। भाई लाइक शेयर कर दें फटाफट से सभी बच्चे। आज हमारा लाइक शेयर का टारगेट है कितना बताइए। प्लेसेंटा, हाँ भाई प्लेसेंटा बताया है। ये क्या करता है, जो भ्रूण पल रहा है माँ के गर्भ में उस भ्रूण को पोषण व ऑक्सीजन प्रदान कराना अपरा का ही कार्य होता है। ठीक है, अपरा बेबी को हार्मोन्स देना, एंटीबॉडीज देना। नीतू बघेल कह रही हैं समझ गए, आकाश मिश्रा कह रहे हैं समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब हमारी बात समझे या अपने दोस्तों की बात ये पता नहीं। दीदी राव, पोषण प्रदान कराना अपरा का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में अंडाणु यानी कि एग व, देखो इसमें से दोनों में से कोई एक पूछ लेगा, अंडाणु व शुक्राणु। मैं दोनों लिख देती हूं, अंडाणु व शुक्राणु का नामांकित चित्र, नामांकित चित्र। ठीक है, इसमें से आपको दोनों में से कुछ कोई सा भी पूछ सकता है। ये दोनों भी हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, ये दोनों भी हम आपको करा चुके हैं। एग का स्ट्रक्चर और स्पर्म का स्ट्रक्चर भी दोनों करा चुके हैं आपको। आप दोनों की करोगे और हमने आपको करवा भी रखी है। हमने अंडाणु की संरचना भी बता रखी है और शुक्राणु की संरचना भी बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पात्र निषेचन। पात्र निषेचन को क्या कहते हैं हम, IVF कहते हैं ना। IVF को समझाइए।
पात्र निषेचन व IVF को समझाइए। IVF की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, अगर हम इन विवो की बात करें तो वो होता है अंदर, ठीक है। इन विट्रो इन विवो में डिफरेंस रहता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म रहेगा। इन विट्रो का मतलब होता है, विट्रो का मतलब होता है बॉडी से बाहर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर उसकी बात चल रही है। और सभी को, मुझे उम्मीद है सबको पता होगा IVF, क्योंकि हम बता चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बताया। मैंने खुद ही बोल दिया है, जो क्वेश्चन हमने नहीं कराया होगा वो मैं आपको पूरा डिटेल कराऊंगी, ठीक है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हाँ। खुशी, राधिका, गौतम, खुशी कह रही है भागकर लाइक कर दिया करो सभी। चलो हाँ, IVF, विट्रो का मतलब होता है बाहर और विवो का मतलब होता है अंदर। राहुल एलन, इन विवो और इन विट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की परिभाषा बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी की परिभाषा। अब भाई, सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या होता है? मतलब जो बंध्य दंपत्ति होते हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी द्वारा उनको संतान की प्राप्ति कराई जाती है। जैसे कि जिफ्ट हुआ, गिफ्ट हुआ, IUI हुआ, IUD हुआ और IVF हुआ, सैरोगेट मदर हुई, तो ये सब किस में आ जाते हैं? सहायक जनन प्रौद्योगिकी। और टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ, ये सब आ जाते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी में, ठीक है। हाँ, राहुल एलन, इसमें जिफ्ट, गिफ्ट, IUT, IUI और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सैरोगेट मदर, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सभी इसमें आ जाते हैं। ICSI भी इसमें आ जाता है, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी इसी में आ जाता है, सब इसमें आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए। चैप्टर 4 के हैं शायद ये क्वेश्चन, तो ये भी मैं आपको बता चुके हूँ। गर्भ निरोधक यानी कि गर्भ को रोकने वाला, बैरियर्स की तरह जो काम कराऊंगी, बाकी सबका आपको एक हल्का हल्का ओवरव्यू आपको मैं देती चलूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम किसे कहते हैं? जीनोम किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जीनोम किसे कहते हैं? जीनोम के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में क्यों नहीं लिया जाता है? ये इसका आंसर मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पता होगा कि वर्णांध व्यक्ति को, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में क्यों नियुक्त नहीं किया जाता? क्यों नियुक्त नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, ये बताना है। ये सभी को पता होगा क्योंकि जो वर्णांध व्यक्ति होता है वो दो कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता, हरा व लाल, हरा व लाल, कलर डिफरेंस नहीं हो पाता, ठीक है। तो जब कलर डिफरेंस नहीं हो पाएगा तो भाई सिग्नल को कैसे देखेगा? पता चला हरा उसे कुछ और दिख रहा है, तो इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में नहीं लिया जाता। और वर्णांधता जो है वो एक एक्स लिंक डिजीज है। कौन से नंबर के क्रोमोसोम में?
नंबर की मैम क्रोमोसोम के नंबर की नहीं, हाँ एक एक्स लिंक डिजीज है, यानी कि जो वर्णांधता के जो वो होते हैं सिम्टम्स होते हैं वो सिर्फ एक्स गुणसूत्रों पर ही पाए जाते हैं, कभी वाई पर नहीं पाए जाते। इसीलिए जो पिता होते हैं, जो मेल होते हैं, वो कभी भी वर्णांधता के वाहक नहीं होते। हमेशा जो महिला हैं, जो फीमेल हैं, वो ही वर्णांधता की वाहक होती हैं। वाहक का मतलब कैरियर, जो उस वर्णांधता जो बीमारी है उसको कैरी करके चलेंगी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके चलेंगी। ठीक है, हाँ एक एक्स लिंक डिजीज है। वेरी गुड। लिंग सहलग्न लक्षणों की परिभाषा याद कीजिए जरा। लिंग सहलग्न, लिंग सहलग्न लक्षणों की परिभाषा बताइए, परिभाषा बताइए लिंग सहलग्न। और हमने आपको, ये तो सेक्स लिंकेज हो गया, लिंग सहलग्न को इंग्लिश में हम सेक्स लिंकेज कहेंगे। सेक्स लिंकेज भी हमने आपको बताया है और लिंकेज भी बताया, यानी कि सहलग्न और लिंग सहलग्न दोनों बताए हैं। अगर किसी बच्चे का ये कुछ टॉपिक कुछ छूट गए हैं तो भाई पुराने जो हमारे लेक्चर पढ़े हैं उनको कभी कभी जाके देख लिया करो, उनके लिए भी थोड़ी बहुत तकलीफ उठा लिया करो। आप लोग हैं, तकलीफ नहीं उठाना चाहते हैं बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा हमारा? 16 चलेगा। अब देखो 16 में पूछ लेगा सिंड्रोम किसे कहते हैं, ये मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से बोल रही हूँ। सिंड्रोम, सिंड्रोम में आपको जितने भी हमने सिंड्रोम कराए हैं, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम, और कौन सा सिंड्रोम रहा, और अलग करके पूछ लेगा मंगोलियन जड़ता किसे कहते हैं। हमने 4-5 सिंड्रोम आपको कराए हैं। क्राइटू-चैट सिंड्रोम, तो सिंड्रोम में कोई सा भी सिंड्रोम आपसे पूछ सकता है, आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, कोई सिलेबस के बाहर नहीं है, सब आपको करा चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। ठीक है, देखो अब इनकी बातें शुरू हो गई। चलो, मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, काम की बात होगी तो ही पढ़ूंगी मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन व अलील में डिफरेंस। जीन व एलील में अंतर बताइए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं, हमेशा मैंने आपको बताया है, और एलील क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जीन के। ये डिटेल में भी बता चुकी हूँ, फिर से सुन लीजिए। जीन हमेशा जोड़े में पाए जाएंगे आपको, और जो एलील होंगे वो जोड़े में नहीं पाए जाएंगे, अलग अलग पाए जाएंगे। और एलील जो होते हैं वो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जीन का, यानी कि जो जीन जो जोड़े में है उसका अपोजिट, यानी कि एक्स और वाई, अल्टरनेटिव फॉर्म। ठीक है, ऐसे करके समझ लीजिए, या कहेंगे अलग अलग। ठीक है, जीनोटाइप व फिनोटाइप में अंतर बताइए, अंतर बताइए। भाई जीनोटाइप, जीन टाइप लिख दिया मैंने, जीनोटाइप यानी कि जीनोटाइप को हिंदी में क्या कहेंगे हम, दृश्य प्रारूप और लक्षण प्रारूप। हिंदी में इनको लक्षण प्रारूप और दृश्य प्रारूप कहेंगे, जो कि हमने किस में पढ़ा था, वंशागतिकी व, रुकिए जरा, हाँ, वंशागतिकी वाले चैप्टर में पढ़ा था, मेंडल के जो नियम थे वहां पर पढ़ा था हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप। जब हम रेशियो निकाल रहे थे वहां पर क्रॉस कराने के बाद में, तो वहां पर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल रहे थे, लक्षण प्रारूप और दृश्य प्रारूप। यानी कि जीनोटाइप यानी कि दिखने में कैसे हैं, और लक्षण प्रारूप उनके लक्षण कैसे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18 हमारा, क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर बताना है। क्रॉसिंग ओवर भी बताया है हमने आपको, सिंगल, डबल, मल्टीपल, जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, जब क्रोमोसोम जो है, क्रॉसिंग ओवर, हाँ, जब क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो उसमें हमने उसका डिटेल भी आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 रहेगा, प्रभाविता व अप्रभाविता, अप्रभाविता से आप क्या समझते हैं? देखिए, जो भी आपको पढ़ाया जाए या जो भी हम आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर आपके स्कूल में, आपको जो भी पढ़ाया जाता है, आपको उस चीज को समझना है। आपको क्या करना है? उस चीज को समझना है, क्योंकि जब एग्जाम, जो एग्जामिनर एग्जाम बनाता है, आपका एग्जाम पेपर, तो वो हर बच्चे का पॉइंट ऑफ, हर बच्चे के माइंड को रीड करके बनाता है कि बच्चा जो है वो किस टाइप से आंसर कर पाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो लिखे होते हैं ना कि आप क्या समझते हैं, तो वो आपसे, उनको तो पता है कि भाई इसकी क्या परिभाषा है, ठीक है, लेकिन वो आपसे आपके शब्दों में पूछना चाहते हैं कि भाई प्रभाविता व अप्रभाविता से आप क्या समझते हो, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या समझा है, उसको अपने शब्दों में यहाँ व्यक्त कीजिए कि हाँ हमने ये समझा है। तभी लिखा जाता है आप क्या समझते हैं। तो जो भी आपने पूरे साल में समझा है वो ही आपको वहाँ पर बताना है, ठीक है। ये नहीं बताना है पूरे साल में कि सर हमने पूरे साल में तो मस्ती करी है, या लड़कियों की भी बात करूं मैं कि मैम हमने तो पूरे साल मस्ती की है, जब मैम पढ़ा रही थी तब हम, किसी का हैप्पी बर्थडे है, स्कूल जाना है, ये होना है, तू कौन से स्कूल में, तुम कौन से स्कूल में, तुम्हारे स्कूल की टाइमिंग क्या है। तो ये मत बता देना कि हम तो ये समझते हैं। जो पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया गया है, सिर्फ वो बताना है क्या समझते हैं, ठीक है। ये नहीं बताना कि पूरे साल में कितनी मस्ती करी है, वो तो आप करते ही हो, वो तो मुझे पता है डेली का, वो तो आपका डेली का रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फिर नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का कार्य बताना है। डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का कार्य, हिस्टोन का कार्य बताइए, कार्य बताइए। अब देखो, ये मैंने डीएनए पैकेजिंग आपको पढ़ा दिया है। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्षारीय होता है। डीएनए हमारा अम्लीय होता है। तो पूछा है यहाँ पर हिस्टोन का क्या कार्य होता है। भाई जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो डीएनए को अपने चारों ओर बाइंड करने का काम करता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो पैकेजिंग, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए की पैकेजिंग करने का कार्य करता है। कि यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए बिखरा पड़ा है, केंद्रक स्पष्ट ना होने की वजह से उस डीएनए की पैकेजिंग करता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। और 2 पॉइंट याद रखोगे, डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है और अम्लीय होता है, और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज व क्षारीय होता है। इसीलिए ये एक दूसरे को अपने ऊपर अच्छे से बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए पैकेजिंग हो गया। ओकाजाकी खंड किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ओकाजाकी खंड किसे कहते हैं?
ओकाजाकी खंड किसे कहते हैं? जब मैं आपको डीएनए पैकेजिंग, ओकाजाकी खंड ये सब बताती हूँ ना, जब मैं आपको करा रही होती हूँ चैप्टर, तब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वहां पर मैं बताती भी हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर जो बच्चे करते हैं उनको पता होगा, डीएनए पैकेजिंग पे भी बताया था मैंने और ओकाजाकी खंड पे भी बताया था। ओकाजाकी खंड किसे कहते हैं? जब डीएनए रेप्लिकेशन के समय जब दो खंडों में या कहेंगे दो स्ट्रैंडों में टूटता है, तो एक स्ट्रैंड होता है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड और दूसरा कौन सा होता है बताइए? लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंडों में टूटता है। ओकाजाकी खंड जब डीएनए रेप्लिकेशन के समय दो खंडों में टूटता है, तो एक खंड रहता है हमारा कौन सा? लीडिंग स्ट्रैंड। ये वाला कौन सा रहता है? लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग, क्या भाई कलर कहाँ गया? ठीक है, ये वाला कौन सा रहता है? लीडिंग स्ट्रैंड रहता है, लीडिंग, और ये रहता है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के समय जब दो खंडों में टूटता है तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो निरंतर वृद्धि करता है। क्या करता है? लीडिंग स्ट्रैंड निरंतर वृद्धि करता है और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो छोटे छोटे खंडों में वृद्धि करता है। कैसे करता है? छोटे छोटे खंडों में वृद्धि करता है। ये जो छोटे छोटे खंड होते हैं, इन्हीं खंडों को हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। इन्हीं खंडों को हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। इसी को आप डेफिनेशन बना के 2-3 लाइन की आराम से लिख दोगे कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय जब डीएनए दो खंडों में टूटता है तो हमारे पास में दो स्ट्रैंड रहते हैं, लीडिंग और लैगिंग। लीडिंग स्ट्रैंड निरंतर वृद्धि करता रहता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो छोटे छोटे खंडों में वृद्धि करता है। इन्हीं छोटे छोटे खंडों को हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? मुझे लग रहा था कि मतलब ओकाजाकी खंड वाला क्वेश्चन आप लोग भूल गए होंगे, इसीलिए मैंने इसका आप लोगों को डायग्राम बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए बढ़ते हैं। डीऑक्सीराइबोस शर्करा की आणविक संरचना, ये भी मैंने आपको बता रखा है। डायग्राम बनाना है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है बस। डीऑक्सीराइबोस शर्करा की आणविक संरचना, आणविक संरचना बताइए। इसकी बस आपको क्या करना है? संरचना बनानी है। संरचना मैं उम्मीद करती हूं कि आपको सबको पता होगा। शुगर का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, शुगर का स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें आपको पता है डीएनए और डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और राइबोस शर्करा में सिर्फ जो शुगर होता है उसके सेकंड पोजीशन पे सिर्फ H और OH का डिफरेंस रहता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ध्यान आ गया होगा। ठीक है, आप सभी को ध्यान आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। डायग्राम, चलिए यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे अब हम। देखिए, अभी बता दूंगी लास्ट में डीऑक्सीराइबोस शर्करा। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा सभी को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुनरावृत्त डीएनए। पुनरावृत्ति डीएनए से आप क्या समझते हैं? यानी कि रिपीटेटिव डीएनए, जो डीएनए के सीक्वेंस
जो डीएनए के सीक्वेंस बार बार रिपीट होते हैं। और रिपीट कौन से सीक्वेंस होते हैं? जो हर किसी की बॉडी में 99.9% जो डीएनए के सीक्वेंस रहते हैं वो ही तो रिपीट होते हैं। बाकी का 0.1% जो डीएनए है वो हम सबका अलग है, डिफरेंस है। बाकी हम सबका जो डीएनए है 99.9% जो है वो सेम है, तो वो रिपीट होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चारगॉफ का नियम। चारगॉफ के नियम को समझाइए। यानी कि चारगॉफ का नियम क्या कहता है? चारगॉफ का नियम क्या कहता है भाई? चारगॉफ का नियम कहता है कि प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन। क्या कहता है चारगॉफ का नियम? चारगॉफ का नियम कहता है कि जो प्यूरिन है वो पिरिमिडीन के बराबर होती हैं। ठीक है, यही तो कहता है चारगॉफ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी डीएनए तथा जेड डीएनए में अंतर। बी डीएनए व जेड डीएनए में अंतर बताइए। अंतर बताइए। ठीक है, यानी कि आपको बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर बताना है। अब हमारे क्वेश्चन हो गए 25। ठीक है, अब मैंने जितने भी अभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट 25 क्वेश्चन जो आपको बताए हैं, आप लोग खुद सोचिए कि इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं कराया गया हो। जब आपको हम चैप्टर करा रहे थे तो इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने आपको नहीं पढ़ाया है। बस बात वही है कि आप लोग सीरियसली पढ़ते नहीं हैं। अरे भाई शिवम, आपकी फ्रेंड चली गई तो चली जाने दो। ठीक है, चलो मैं आपको डीऑक्सीराइबोज जो शर्करा है उसका स्ट्रक्चर आपको मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रही हूँ, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और राइबोज का। ठीक है, आपको पता है भाई किसका है? मैं डायग्राम वो बता दूंगी अभी। हाँ चलिए, यहाँ पोजीशन लिख लेते हैं। ये रहेगा हमारा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, चलिए H रहेगा सब पर। यहाँ रहेगा हमारा CH2OH। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा? CH2OH। यहाँ रहेगा हमारा OH, OH और OH। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा में किस चीज का डिफरेंस रहता है? सिर्फ OH का। यानी कि जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे OH रहता है। किस में? किस में रहता है? डीऑक्सीराइबोज या राइबोज में? बताइए जल्दी से, डीऑक्सीराइबोज या राइबोज में? बोलिए जरा। एक में, दोनों में से, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में से एक की सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है और एक पर सिर्फ H प्रेजेंट होता है। ये दोनों डिफरेंस बताए थे हमने आपको डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में। ठीक है, हम और भी ऐसे वीडियोस बनाए आप लोगों के लिए। तो कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।